हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 166, हाउ कैन आई डू दिस टू हर। अब आगे। आहार्य ने कॉल स्क्रीन देखी जिस पर कॉल एंड हो चुकी थी। उसे अजीब सा एहसास हुआ, और जैसे ही वो इत्ती को दोबारा कॉल करने वाला था, उसे ऋतिक की आवाज आई, बॉस। आहार्य जो विंडो के पास खड़ा था, उसने देखा ऋतिक लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए काफी एक्साइटेड था। फोन अपने पॉकेट में रखकर वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। स्क्रीन पर मोहिनी जी छुपकर कहीं जाती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने फोन को कस पकड़ा हुआ था। उसी लैपटॉप के पास एक दूसरा लैपटॉप रखा था जिसकी स्क्रीन पर कई सारे कोड्स शो हो रहे थे। मोहिनी जी अंधेरे कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए उसके एकदम किनारे खड़ी हो गई। आसपास बिल्कुल अंधेरा था। वो हॉस्पिटल का वो फ्लोर था जहां डेड बॉडीज रखी जाती थी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों के साथ एक नंबर डायल किया। आहार्य की नजरें उस दूसरे लैपटॉप पर टिकी थी जहां अब वर्ल्ड मैप शो हो रहा था, और एक रेड डॉट धीरे धीरे मूव होते हुए अलग अलग कंट्री को क्रॉस कर रहा था। मोहिनी जी के चेहरे पर पसीना था, उनकी दिल की धड़कनें तेज थी। काफी देर तक रिंग जाती रही। ऋतिक की नजरें उस लैपटॉप पर थी जिसमें मोहिनी जी की फुटेज शो हो रही थी। अंधेरे की वजह से फुटेज बहुत डल हो गई थी, जिससे वो ठीक से उन्हें देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक वीडियो स्टॉप हो गई। ऋतिक कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। डैम, ऋतिक गुस्से से चीखा। आहार्य जिस स्क्रीन को देख रहा था, अब उसमें भी उस रेड डॉट ने मूव करना बंद कर दिया था, और डॉट वापस इंडिया पर आकर रुक गया। व्हाट द हेल, हम बस उस तक पहुंचने वाले थे। ऋतिक जैसे पागल सा हो गया। ये सब अचानक बेचैनी से ऋतिक की उंगलियां लैपटॉप स्क्रीन पर चलने लगी। स्टॉप डूइंग दैट, अब कुछ नहीं होगा। आहार्य ने जोर से टेबल पर एक लात मारी, जिससे दोनों लैपटॉप के साथ टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिर गया। 2 कदम पीछे होकर ऋतिक ने आहार्य के चेहरे को देखा जो एकदम काम था। उसके चेहरे पर नहीं, उसकी आंखों में नाकामी या गुस्से का एक कतरा भी नहीं था। लेकिन ऋतिक अच्छे से जानता था ये आहार्य का सबसे डेंजरस रूप था। बी बॉस, पता करो कौन आया था। आहार्य ने जमीन पर फैले बिखरे सामान को देखते हुए कांस्टेंट एक्सप्रेशंस के साथ कहा। कौन? ऋतिक को उसकी बात समझ नहीं आई। अपने फुलिश एग्रेशन की वजह से तुमने इतना इंपॉर्टेंट क्लू मिस कर दिया, उसने ठंडे लहजे से तंज कसा। उसकी बात सुनकर ऋतिक खामोश से कुछ सोचने लगा। ध्यान से सोचने के बाद उसे एक चीज क्लिक की। वीडियो के आखिर में उसे कुछ गिरने की आवाज आई थी। वो जरूर मोहिनी का फोन होगा। और आखिर में मोहिनी की हल्की चीख, मतलब कोई था जिसने उसे धक्का दिया जिससे उसका फोन गिर जाए, जिससे वो लोग उस शख्स की लोकेशन ट्रेस न कर पाए। उसे किसी बेवकूफ की तरह एहसास हुआ। बॉस, लेकिन उसे कैसे पता कि हम उसे ट्रेस करने वाले हैं? वो काबिल है, तभी इतने सालों से उसने खुद को छुपाया है। उसके लिए ये जानना कोई बड़ी बात नहीं। आहार्य काफी शांत था। बॉस आप ठीक। ऋतिक को आहार्य की फिक्र हो रही थी। आज वो उस शख्स तक पहुंच जाते और फिर ये सब यहीं खत्म हो जाता। आहार्य का बदला पूरा हो जाता। इन फुटेज को रिकवर करो। आहार्य ने अपनी नजरें विंडो पर कली। वो गहराई से कुछ सोच रहा था। ऋतिक ने एक नजर उसे देखा और कैबिन से बाहर चला गया। मोहिनी जी जल्दी से फ्लो से उठी। कौन हो तुम? रुको। उन्होंने अंधेरे में उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने उन्हें एक बार फिर पीछे धकेल दिया और वहां से किसी परछाई की तरह गायब हो गया। मोहिनी जी अंधेरे में कुछ ठीक से देख नहीं पा रही थी। उन्होंने फ्लो पर हाथ फेरते हुए अपने फोन को ढूंढने की कोशिश की, जो जल्द ही उन्हें मिल भी गया। हड़बड़ी में वो खड़ी हुई और अपने फोन को ऑन करने लगी। उनकी कई कोशिशों के बाद भी फोन ऑन नहीं हो रहा था। आदेश। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए वो आदेश का नाम बड़बड़ा रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला वो कब आदेश के फ्लो पर आई। मेरा बेटा, वो नर्स ने गिरने से पहले उन्हें संभाल लिया। माम, आप कहाँ थी?
हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। मिस्टर आदेश की कंडीशन स्टेबल है। मोहिनी जी ने हौंफते हुए पूछा, एंटीडोट? जो एंटीडोट हमने मंगवाया था वो हमें अभी ही रिसीव हुआ है, लेकिन उससे पहले ही मिस्टर आदेश की कंडीशन नॉर्मल हो चुकी थी। टेस्ट के बाद हमें उनकी बॉडी में वही एंटीडोट मिला, नर्स ने उन्हें बताया। हालांकि बताने हुए वो खुद भी हैरान थी। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी शांत हो गई। आई थिंक राजपूत फैमिली ने इसे अरेंज किया होगा, नर्स ने उन्हें हैरान ना होते देख सोचा। उसने सोचा राजपूत फैमिली इतनी पावरफुल थी, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अचानक पॉइजन, फिर अचानक एंटीडोट, ये सब नस की समझ से बाहर था। फ्लोर पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। अपनी वॉकिंग चेयर को मूव करते हुए आहार्य के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। न जाने कितनी देर तक वो वैसे ही बैठा स्याह आसमान को देखता रहा। उसके दिमाग के लेफ्ट साइड एक टीसी उठी, जिससे वो अपनी सोच से बाहर आया। अपने सर के उस हिस्से को अपनी उंगली से सहलाते हुए उसने सामने लगी बड़ी सी वॉल क्लॉक में टाइम देखा। रात के करीब 3 बज रहे थे, यानी वो पिछले 3 घंटों से ऐसे ही बैठा था। उसे इत्ती का ख्याल आया। हाउ कैन आई डू दिस टू हर, उसने गुस्से से खुद से कहा। और फिर जरा भी वक्त नहीं लगा और वो उन बिखरे सामानों पर चलते हुए कैबिन से बाहर निकल गया। अनंत अपने घर आया और बेसमेंट में जाकर उसने अपने बैग से एक ब्लैक हुडी निकाली और उसे फ्लोर पर फेंक दिया। एक और हुडी वेस्ट हो गई। एक मिस्टीरियस हंसी के साथ उसने जलते हुए लाइटर को फ्लोर पर पड़ी हुडी पर फेंक दिया। उसने अपने पॉकेट से एक छोटी सी बोतल निकाली, जो खाली थी, लेकिन अभी भी लाल रंग की लिक्विड की बूंदें कहीं कहीं उसमें जमा थी। कुछ देर उस बोतल को घूरने के बाद उसने उसे आग के हवाले कर दिया। अब तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते, मैं तुम ही तो हूँ। उसने स्क्रीन पर चल रही आहार्य की पिक को देखा और सोफे पर कैजुअल तरीके से आकर बेफिक्र होकर बैठ गया। एपिसोड 167, माय बेबी। अब आगे। आहार्य की का पैलेस के बाहर आकर रुकी। रात का वक्त था। पूरे पैलेस में सन्नाटा था, जिससे चलते वक्त आहार्य के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अपने रूम में जाने के बजाय आहार्य सेकंड फ्लोर पर गया। उसके दूर नॉक करने के कुछ ही सेकंड्स में मोनी ने दूर ओपन किया। आहार्य को देखकर कुछ पल वो हैरान रह गई, लेकिन फिर जल्द ही अपनी हैरानी को काबू करते हुए बोली, वो भाभी सा सो रही है। आई नो, उसका इशारा समझ वो एक साइड हो गई। आहार्य रूम में आया और बेड पर सोई इत्ती के करीब जाकर उसने बेहद एहतियात से इत्ती को अपनी गोद में उठा लिया। आगे मोनी से एक भी शब्द कहे बगैर वो इत्ती को उठाए रूम से बाहर चला गया। मोनी अभी भी दूर को पकड़े ऐसे ही खड़ी थी। आज पहली बार आहार्य उसके रूम में आया था, वो भी सिर्फ इत्ती के लिए। उसने एक गहरी सांस ली और दूर लॉक किया। बेड पर आकर उसने लैपटॉप उठाया और वही मूवी देखने लगी जो वो और इत्ती देख रहे थे, लेकिन बीच में ही इत्ती सो गई थी। अपने रूम में आकर आहार्य ने इत्ती को बेड पर लेटाया। चेंज करने के बाद वो भी उसके करीब आकर लेट गया। उसने कसकर इत्ती को अपनी बाहों में भरकर उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। आज उसका मूड बहुत खराब था। इत्ती की करीबी उसे अंदर तक सुकून पहुंचा रही थी। अपना चेहरा अपने बालों से निकालते हुए वो इत्ती के चेहरे के करीब झुका और उसे देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें रात में अकेले डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं लेट आया। बट वो काम बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें मैं फेल हो गया। बट डोंट वरी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी। वो बार बार इत्ती के होंठों पर पैक करते हुए कह रहा था। कॉल पर उसने इत्ती की अजीब सी आवाज सुनी थी। उसका मन कर रहा था कि वो इत्ती को उठाए और उससे पूछे कि क्या वो उससे गुस्सा थी। अगर हाँ तो वो उसे अभी मना लेता। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इत्ती कुछ भी ओवरथिंक करे। उसकी ओवरथिंक करने की आदत आहार्य को बेसुकून कर देती थी। अगली सुबह जब इत्ती की आंख खुली, रात में देर से सोने की वजह से उसके सर में हल्का सा दर्द था। गुड मॉर्निंग वाइफ, आवाज सुनकर उसने सर घुमा कर देखा। आहार्य अपनी हथेली पर सर टिकाए उसे ही देख रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने नींद भरी आवाज में कहा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसके चेहरे पर बिखरे बालों को एक तरफ करते हुए आहार्य उसे देख रहा था। अचानक इत्ती का मन उदासी से भर गया। नहीं,
उसने सर हिलाया। लग तो रहा है। आहार्य लगातार उसके गालों को सहला रहा था। लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। और भला मैं नाराज क्यों होऊंगी? क्या मैं आपको हर वक्त नाराज रहने वाली लगती हूँ? इत्ती ने सादे तरीके से कहा। उसे मोनी की बात याद आई। आप अगर बार बार उनसे लड़ाई करेगी तो भाई सा इरिटेट हो जाएंगे। कल रात मोनी ने अपनी फ्रेंड का किस्सा सुनाते हुए उसे बताया था कि कैसे उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड पहले उसके गुस्से को क्यूट समझता था, बट धीरे धीरे वो उसके बात बात के गुस्से से इरिटेट हो गया। आखिर में उसने उस लड़की से ब्रेकअप करते हुए कहा था कि उसकी बात बात की नाराजगियों की वजह से वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहा है। क्या हुआ? आई नो तुम मुझसे नाराज हो, ऑल्सो आई नो कि मेरी गलती थी। मैं अब से कभी लेट नहीं आऊंगा, रियली सॉरी, बट बहुत इंपॉर्टेंट काम था जिसे मैं स्किप नहीं कर सकता था। बार बार उसकी उंगलियों को चूमते हुए आहार्य उसे एक्सप्लेन कर रहा था। इत्ती का दिल किया वो जोर जोर से रोकर उससे लड़ाई करे। वो काबू नहीं कर सकती थी, ये उसका नेचर था। लेकिन कुछ सोचकर उसने आहार्य के सीने में अपना सिर रख लिया। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। बस जब आप मुझे इग्नोर करते हैं या मुझसे ज्यादा किसी और चीज को प्रायोरिटी देते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इत्ती की आवाज बहुत धीरे थी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो। मैं कभी तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। आहार्य ने उसके चेहरे को ऊपर किया और उसके चेहरे पर जहां तहां किसेस करने लगा। बस कहा ना, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। इत्ती के फेस पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए अपना फेस इधर उधर करने लगी। मुझे यकीन नहीं कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। आहार्य उसके ऊपर आ गया। इसके साथ ही उसने इत्ती के दोनों हाथों को बेड पर दबा दिया। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं नाराज नहीं हूँ? इत्ती को गुस्सा होते देख आहार्य मुस्कुराया और उसके हाथों को अपने हाथों में इंटरवेन करते हुए बोला, माय बेबी, अगर तुम मुझसे लड़ाई करोगी तभी मुझे यकीन होगा कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। माय बेबी बहुत ही चीजी था। इत्ती ने उसे जीभ दिखाई। आई नो, बट अपनी वाइफ का मूड ठीक करने के लिए कभी कभी चीजी होना भी बुरा नहीं है। व्हाट यू थिंक माय बेबी? उसने आखिरी वर्ड पर जोर दिया। आई थिंक कि हस्बैंड ऐसी चीजी बातें करते हुए वो थोड़ा रुकी और आहार्य को देखने लगी। आहार्य भी उसके आगे बोलने का वेट करते हुए उसे देख रहा था। इत्ती ने जब देखा कि आहार्य उसमें डूब चुका है तो अचानक ही उसने उसे धक्का दे दिया और जल्दी से बेड से उठते हुए बोली, हस्बैंड ऐसी बातें करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, खासकर जब वो 27 ईयर्स के हो। वो हंस रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो हम? आहार्य बेड पर लेटा उसे घूर रहा था। यही कि ये चीजी लाइंस टीनेजर्स पर अच्छी लगती है, 27 ईयर्स के ओल्ड एज लोगों पर नहीं। इत्ती ने उस पर हंसते हुए कहा। ओल्ड एज? हाँ आप। इत्ती अपने कद में से पीछे ले रही थी, जैसे कि वो कोई शिकार हो। वेट, अभी तुम्हें बताता हूँ। इतनी स्पीड से वो बेड से खड़ा हुआ कि इत्ती को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। जब तक वो समझ पाए, तब तक वो आहार्य की गिरफ्त में थी। वो तुम ही हो न जो हर बार रोते हुए कहती हो, अब बस मैं थक गई हम। आहार्य ने उसके कान में धीरे से कहा। इत्ती का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। इत्ती ने शर्म से अपनी आंखें मीच ली। वो अभी भी आहार्य की बाहों में कैद थी। बस अब वो उससे छूटने की कोशिश नहीं कर रही थी। बोलो, वो कौन था जो? वो अपनी वही लाइन रिपीट करने वाला था उससे पहले ही इत्ती तेजी से बोली, हाँ बस कीजिए, सुन लिया मैंने। और वो मैं ही थी। अब छोड़िए मुझे। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है कि 29 ईयर्स के ओल्ड एज लोग भी। मैंने ऐसे ही कह दिया था। इत्ती को इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि वो आहार्य को देख भी नहीं रही थी। तुम अभी भी मुझसे इतना क्यों शर्माती हो? आहार्य ने उसके शर्माते चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसे इस वक्त उस पर हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। आहार्य ने उसके फोरहेड पर किस किया और जैसे ही उसके होंठों तक पहुंचने वाला था, उसका फोन रिंग हुआ। इत्ती का मन फिर से खराब हो गया। वो उससे दूर जाने लगी लेकिन आहार्य ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे लेकर टेबल के पास आया। वो फोन पर बात करते हुए बार बार इत्ती के हाथों को अपने होंठों से लगा रहा था। कुछ देर बाद दोनों रेडी हुए। इत्ती को कॉलेज छोड़ने के बाद वो भी ऑफिस चला गया। एपिसोड 168,
यू आर टॉक्सिक। अब आगे। आहार्य अपने कैबिन में आते ही अपने काम में लग गया। इस वक्त उस पर दोनों तरफ से बहुत ज्यादा वर्कलोड था। कंपनी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स किसी ने लीक कर दी थी, और ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ लोग गवर्नमेंट के हाथ लग गए थे। इत्ती कॉलेज आई और क्लास में जाने की जगह वो अपनी कोर्स बिल्डिंग के पीछे गार्डन में जाकर बैठ गई। उसका बिल्कुल मन नहीं था आज क्लास अटेंड करने का। ये प्यार व्यार किसी को नहीं होना चाहिए, हमेशा अजीब अजीब थॉट्स आते रहते हैं। हाँ, इत्ती बेंच पर बैठी मन ही मन सोचते हुए चॉकलेट खा रही थी। काफी देर तक कुछ न कुछ सोचते हुए उसने सामने देखा जहां दो स्टूडेंट्स, एक लड़का और लड़की, एक दूसरे को किस कर रहे थे। इन्हें भी यही जगह मिली। हाँ, बेडरूम किस लिए है? वो रुकी और आगे बोली, इनकी कौन सी शादी हुई होगी मेरी तरह, बट मेरी तो शादी हो गई, फिर भी अब वो मेरे पास नहीं आते। बस सो जाओ। वो मुंह फुलाए बैठी थी। स्टॉप थिंकिंग ऑल दिस। कमी मुझ में ही है, मैं भी क्या सोच रही हूँ। जाहिर है वो बिजी होते हैं, मेरी तरह हर वक्त फ्री नहीं। उनके पास काम है, फिर भी वो अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ अच्छे से हैंडल करते हैं, और एक मैं हूँ जो हर वक्त उनके बारे में सोचती हूँ। पढ़ाई लिखाई मुझसे होती नहीं। एक के बाद एक चॉकलेट के रैपर उसके पैरों के पास जमा हो रहे थे। मैं इतनी ओवरथिंक क्यों कर रही हूँ? आई एम सच अ टॉक्सिक पर्सन। इत्ती ने चॉकलेट जमीन पर फेंकते हुए अपनी सोच को लगाम दी। अच्छा है तुम जानती हो कि तुम टॉक्सिक हो। इत्ती ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे अनंत न जाने कब से खड़ा था। वो एकदम से हड़बड़ाते हुए उठी। क्या अनंत ने उसकी सारी बातें सुन ली? वेट, उसने उसे क्या कहा? अपने पहले थॉट को इग्नोर कर उसने उसकी बात पर गौर किया। वो जो पहले ही फ्रस्ट्रेट थी, उसे गुस्सा होने का एक और जरिया मिल गया। तुमने मुझे टॉक्सिक कैसे कहा? इत्ती ने गुस्से से पूछा। अनंत ने उस पर उल्टी नजर डाली और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, यू आर टॉक्सिक। ऐसे? अनंत ने अपनी बात दोहराई। देखो, मेरा मूड वैसे ही खराब है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा मूड और ज्यादा खराब हो रहा है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इत्ती अपने पहले का गुस्सा अनंत पर निकाल रही थी। वैसे भी कैंटीन वाले इंसिडेंट के बाद वो उस पर खुन्नस खाकर बैठी थी। अनंत ने सिर नीचे करके उसे घूरा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इस जगह को तुमने पेटेंट नहीं कराया। और फिर उसने इत्ती का हाथ पकड़ लिया। इत्ती बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उसके आगे क्या सोचने या करने से पहले ही अनंत ने उसकी हथेली में कुछ रखा। गिव मी अ एक्सप्लेनेशन। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और उससे 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। इत्ती की सांस में सांस आई। किसी अनजान आदमी को अपने इतने करीब देखकर उसे बहुत डर लग रहा था। थोड़ा संभलकर उसने जल्दी से उस पेपर को खोलकर देखा जिसमें कुछ अमाउंट लिखा था, साथ में इत्ती ने जो अनंत को रिव्यू दिया था उसका प्रिंट आउट था। ये सब क्या है और तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? मेरी क्लास है, मुझे जाना है। इत्ती उसके साइड से निकलने लगी, लेकिन अनंत उसके सामने आ गया। डोंट एक्ट इनोसेंट, तुम्हारे इस रिव्यू की वजह से मेरी जॉब चली गई, तो तुम कैसे इसे कंपनसेट करने वाली हो? हम उसने सीरियस होते हुए कहा। हाँ, तो मैंने तो सही रिव्यू दिया था। तुम्हारी जॉब गई, इसके जिम्मेदार तुम हो, इत्ती ने किसी ढींठ की तरह कहा। ग्रेट, तुम सच में काफी टॉक्सिक हो। हाँ हूँ तो, तुम्हें उससे क्या? मुझसे बहस करने की जगह तुम अब तक अपने लिए न्यू जॉब ढूंढ लेते, इत्ती ने भी बेहद बदतमीजी से कहा। उसकी फैमिली उसे इतना पैम्पर करती थी, वो भला किसी की बातें क्यों सुने? उसने अपने बैग से क्रेडिट कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनंत ने भी बिना किसी झिझक के उसके हाथ से क्रेडिट कार्ड लेते हुए पूछा, पिन क्या है इसका? इत्ती हैरान रह गई। मेरे हैंडसम फेस को देखकर क्या तुम पिन भूल गई? उसने उसके चेहरे पर झुकते हुए वो मुस्कुराने लगा। उसकी स्माइल देखकर इत्ती अजीब सी फीलिंग से घिरकर उसे देखने लगी। उसने अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए उठाया, जिसे बीच में ही अनंत ने पकड़ लिया। इत्ती होश में आई। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है तो मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। अगर मेरी जॉब होती तो मैं फिर भी इस बारे में सोच सकता था, बट तुम्हारी वजह से। होल्ड ऑन, आर यू लॉस्ट? मैं तुम्हें इसलिए देख रही थी क्योंकि तुम मेरे हंस। वो रुक गई और उसने अनंत का हाथ झटक दिया।
हंस अनंत उसे देखना लगा। इत्ती काफी प्रेशराइज फील कर रही थी। उसे लगा उसका दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा। मेरे हस्बैंड जैसे। अपनी बात कहकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। वो परेशान हो गई, उसने अचानक ऐसा कैसे बोल दिया। एक पल भी वहां रुके बिना इतनी जल्दी से वहां से भाग गई। अनंत बेंच से टिककर खड़ा उसे भागते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो उसे दिखना बंद न हो गई। अब तुम खुद मुझसे बात करने आओगी, टॉक्सिक गर्ल। अनंत ने अपने हाथ में पकड़े उस कार्ड को एक नजर देखकर उसे अपनी जेब में रख लिया। मैंने बहुत से लोगों के दिमाग के साथ खेला है, लेकिन तुम्हारे साथ खेलने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। अनंत काफी देर तक वैसे ही खड़ा रहा। इत्ती वॉशरूम में चली गई। उसने अपना फेस वॉश करते हुए मिरर में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी कुछ देर पहले उसके साथ हुआ क्या था। मैंने कैसे उसे बता दिया? मुझे क्या हो गया था? अगर अब उसने पूरे कॉलेज में ये बात फैला दी तो सबको पता चल जाएगा एंड फिर से सब स्कूल लाइफ की तरह हो जाएगा। इत्ती का सिर दर्द कर रहा था। उसे अपने दिमाग में एक प्रेशर सा फील हो रहा था। वो सुबह जिस बात से परेशान थी अब उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। वो जब क्लास में आई तब एक क्लास ओवर हो चुकी थी। आंचल के पूछने पर उसने झूठ बोल दिया कि वो आज लेट आई थी। आंचल को उसकी बात पर यकीन हो गया और वो रिलैक्स हो गई। वो तो बस ऋतिक को कॉल करके उससे पूछने वाली थी। आज इत्ती का ध्यान किसी क्लास में नहीं था। आंचल पीछे वाली सीट पर बैठी थी, इसलिए उसने उसे इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन उसके पास बैठी सुहानी बीच बीच में उसकी हरकत को नोटिस करती और फिर से क्लास में ध्यान देने लगती। उसने वैसे भी इत्ती को कभी क्लास को सीरियसली अटेंड करते नहीं देखा था। उसे पता था इत्ती काफी रिच थी। वो सोचती थी कि इसी वजह से वो पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लेती थी। उसे कॉलेज में आए सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए थे, लेकिन क्लास में सब उससे दोस्ती करना चाहते थे। जबकि इत्ती सबसे एटीट्यूड में ही बात करती थी और किसी को ज्यादा भाव नहीं देती थी। वहीं वो यहाँ 2 महीने से थी और सबसे पोलाइट बिहेव करती थी, लेकिन कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। सुहानी ने पेन को सख्ती से पकड़ लिया। एपिसोड 169, रिलैक्स आहार्य। वो अभी छोटी है। अब आगे। कॉलेज खत्म होने के बाद इत्ती विशाल के साथ पैलेस वापस आ गई ये। इसकी पढ़ाई में इतना खर्चा हो रहा है, इसकी वजह से मुझे इतना सुनना पड़ता है। इसे तो मैं। सुहानी के घर में कदम रखते ही किसी ने उसके बालों को पकड़कर उसे आगे की तरफ धकेल दिया। आप ये क्या कर रहे हैं? एक अधेड़ उम्र की औरत ने जमीन पर पड़ी सुहानी को जल्दी से अपने सीने में छुपा लिया और डर कर अपने सामने खड़ी उस आदमी को देखने लगी, जो नशे की हालत में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बेटा तू जल्दी से अंदर जा, उस औरत ने सुहानी को उठाते हुए कहा। सुहानी जल्दी से अंदर भाग गई। अब उसे बाहर अपनी माँ की चीखें सुनाई दे रही थी और अपने बाप की गालियां देने की आवाजें जो बद्दी भद्दी गलियां देते हुए उसकी माँ पर हावी था। सुहानी लड़खड़ाते हुए वही डोर के पास बैठ गई। उसने कसकर अपने कानों को बंद कर लिया ताकि उसे बाहर की आवाजें सुनाई न दे। काफी देर बाद जब सब शांत हुआ तो उसने धीरे से गेट खोला और भागते हुए बाहर आई। माँ, अपनी माँ को जमीन से उठाते हुए वो रोने लगी। आपने क्यों मुझे कसम दी है? मैं बेबस होकर बस ये सब सुनती रहती हूँ। आपकी कसम की वजह से कुछ कर भी नहीं पाती, उसने तेज तेज रोते हुए कहा। कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, बस कुछ दिन और एक बार तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और तू सेटल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी माँ को देखा। इतने दर्द में होने के बाद भी वो एक उम्मीद से मुस्कुरा रही थी। सुहानी ने उन्हें गले से लगा लिया। काफी देर तक दोनों ऐसे ही रोती रही। सुहानी ने अपने साइड में सो रही अपनी माँ को देखा, जिनके चेहरे पर चोट के निशान थे। बहुत जल्द मैं आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ दूंगी, वो आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के मासूम चेहरे को देख रही थी। वो अभी सिर्फ 19 साल की थी। उसने अपनी माँ से छुपकर 1-2 बार पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे जॉब छोड़नी पड़ी। हालांकि उनकी हालत फाइनेंशियली इतनी भी अनस्टेबल नहीं थी। उसकी माँ की सैलरी बहुत ज्यादा थी। वो क्या काम करती थी?
इसके बारे में उन्होंने सुहानी को कभी कुछ नहीं बताया था। इत्ती बेड पर बैठी फोन चला रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। आहार्य आज जल्दी आ गया था, लेकिन वो अभी स्टडी में ऋतिक के साथ किसी मीटिंग में बिजी था। मैं कल उससे बात करूंगी कि वो ये बात किसी को न बताए। इत्ती ने फोन ऑफ किया। उसका आज जरा भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो फोन चलाए। काफी देर तक ऐसे ही सोचते रहने के बाद उसने स्लीपर्स पहने और लेफ्ट साइड दीवार पर बने एक बटन को प्रेस किया। उसके ऐसा करते ही वहां लगी बड़ी सी पेंटिंग स्लाइड हो गई। दूर ओपन होने की आवाज सुनकर आहार्य ने सिर उठाकर इत्ती को देखा। क्या हुआ? इत्ती उसके एक पैर पर आकर बैठ गई। कुछ नहीं, मैं बोर हो रही थी। आपका कितना काम बाकी है? हम आहार्य के सीने पर सिर रखे वो उसके दूसरे पैर पर रखे लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगी। आहार्य ने एक हाथ से इत्ती की कमर को पकड़कर उसे ठीक से बैठाया ताकि वो गिरे न। उसके एक पैर पर इत्ती बैठी थी, दूसरे पैर पर उसका मिनी लैपटॉप रखा था। आज तुमने क्या क्या किया? एक हाथ से कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हुए उसने इत्ती से पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब था, बोरिंग सा, इत्ती ने बोरिंग क्लासेज को याद करते हुए बताया। तुमने किस किस से बात की? उसने जेंटल टोन में पूछा, लेकिन अब पहले के मुकाबले उसके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। उसके सवाल पर इत्ती कुछ पल खामोश हो गई। उसे अनंत का ख्याल आया। इत्ती ने आहार्य को देखा जिसकी नजरें लैपटॉप स्क्रीन पर थी और उसकी लंबी उंगलियां एलिगेंट कीबोर्ड पर हरकत कर रही थी। बोलो चेरी। नहीं, बस सुहानी और आंचल से। आज तो पिया भी नहीं आई थी, उसने जल्दी से कहा तो आहार्य की उंगलियां एक ही जगह पर रुक गईं। उसने सिर घुमाकर इत्ती को खामोशी से देखा। न जाने क्यों इत्ती का दिल कुछ पल ले लिए रुक सा गया। ओह! आहार्य ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा और उसका सिर अपने सीने पर रखते हुए वापस से लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगा। इत्ती भी उसके सीने से लगी, उसके लैपटॉप स्क्रीन को देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। उसका दिल भर आया। उसे पछतावा हुआ कि उसने आहार्य को अनंत से हुई मुलाकात के बारे में क्यों नहीं बताया। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? आहार्य की आवाज से वो सोच से बाहर आई। हाँ, क्या? तुम इतने गौर से लैपटॉप स्क्रीन को देख रही हो? नहीं, वो मैं बस, कहते हुए उसकी नजर अचानक आहार्य के हाथ पर गई। ये क्या हुआ? इत्ती उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसके जख्म को देखने लगी। आहार्य ने उसके परेशान चेहरे को देखा और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उसने उसकी गालों को छुआ। इत्ती उसे देखने लगी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुमने इसे अभी नोटिस किया? हाँ, मैंने अभी। इत्ती चुप हो गई। न जाने कब से उसकी नजरें उसके हाथ पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और, इसलिए उसने आहार्य की चोट पर गौर ही नहीं किया। आई थिंक आज तुम बहुत थक गई हो। टेक रेस्ट। आहार्य ने उसका सिर अपने सीने में छिपा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। आपने इस पर ड्रेसिंग नहीं की? इत्ती धीरे से बोली। नहीं, इसे ऐसे ही खुला रखना इम्पोर्टेंट है। उसका लहजा अजीब था। मतलब? इत्ती उसकी बात नहीं समझी। मतलब डॉक्टर ने इसे ऐसे ही रखने को कहा है, ताकि इन्फेक्शन न हो। तुम अब ज्यादा मत सोचो, उसने इत्ती के बालों को चूमते हुए कहा। लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने कहा न सो जाओ। आहार्य की आवाज में तेजी थी, जिससे इत्ती चुप हो गई। अब उस खामोश स्टडी में बस कीबोर्ड के बटन्स की आवाज आ रही थी। आहार्य एक हाथ से इत्ती के बालों को सहला रहा था, जिससे इत्ती कुछ ही देर में सो गई। देर रात आहार्य ने लैपटॉप बंद कर टेबल पर रखा और इत्ती के दोनों पैरों को सीधा कर अपने दूसरे पैर पर धीरे से रखकर सोफे पर पीछे होकर बैठ गया। आहार्य खामोशी से इत्ती के सोए हुए चेहरे को देखने लगा। उसने धीरे से इत्ती की लंबी पलकों को छूते हुए कहा, यू नो व्हाट, कुछ देर पहले मुझे तुम पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अपने एक्सट्रीम गुस्से में भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई लव यू सो मच, माई लव, माई लाइफ, माई वाइफ। उसने सोफे पर सिर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद करी। रिलैक्स आहार्य, वो अभी छोटी है। वो डर गई होगी कि वो सब मुझे कैसे एक्सप्लेन करे। दैट्स वाई मेरे बेबी ने मुझसे झूठ बोल दिया। उसने अपनी गुस्से से सुलग चुकी आंखें खोली और झुककर इत्ती के फोरहेड पर अपने होंठ रख दिए। एपिसोड 170। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अब आगे। अगली सुबह
इत्ती आज कॉलेज के लिए लेट हो गई थी। अर्ली मॉर्निंग आहार्य की आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए आज इत्ती ड्राइवर के साथ ही कॉलेज जाने वाली थी। सबसे मिलने के बाद इत्ती हड़बड़ाते हुए जा ही रही थी कि गार्डन में वो किसी से टकरा गई। माफ करना बहू रानी, मैंने आपको देखा नहीं, उस औरत ने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। इट्स ओक, गलती मेरी थी। इत्ती ने गौर से उस औरत को देखा और थोड़ी फिक्र से बोली, सुमिधा आंटी, ये आपके फेस पर ये कैसे निशान है? उसका सवाल सुन वो औरत हड़बड़ी में अपना चेहरा ठीक से कवर करते हुए बोली, अरे ये तो कल मेरी बेटी ने मेरे चेहरे पर कोई क्रीम लगा दी थी और उससे रिएक्शन हो गया। उसने इत्ती को देखा जो सिंपल वाइट ड्रेस और वाइट शूज में काफी खूबसूरत लग रही थी। आपको पता है मेरी बेटी भी आप ही की हम उम्र है और वो भी आपकी तरह कॉलेज जाती है। तो कौन से कॉलेज में है आपकी बेटी? वो, मैम आप कॉलेज के लिए लेट हो रही है, विशाल ने वहां आते हुए कहा। उसने एक नजर उस औरत को देखा और इशारे से उसे अंदर जाने को कहा। आपको देर हो रही है, सुमेधा ने मुस्कुराते हुए इत्ती से कहा। हाँ, इत्ती सिर हिलाकर वहां से चली गई। माम काइंड हार्टेड है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लिमिट्स भूल जाओ, विशाल ने उसे वार्निंग देते हुए कहा और इत्ती के पीछे पीछे चला गया। माम आपको किसी भी सवेंथ से इतना फ्री नहीं होना चाहिए, ये आपकी रेप्यूटेशन के लिए ठीक नहीं। ड्राइव करते हुए अचानक ही उसने कहा तो इत्ती जो विंडो से बाहर देख रही थी उसने चौंक कर विशाल को देखा। उसका चौंकना लाजमी था, क्योंकि विशाल कभी उससे बात नहीं करता था। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आपकी बॉस की वाइफ हूँ? इत्ती ने सीधे बैठते हुए पूछा। नहीं, आप पहले ही एक स्पेशल आइडेंटिटी रखती है, विशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब भी मैं सुमिधा आंटी को देखती हूँ, मुझे लगता है जैसे उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम दुनिया के हर इंसान की लाइफ में होती है। विशाल का जवाब सुनकर इत्ती खामोशी से फिर से विंडो के बाहर देखने लगी। विशाल ने कॉलेज एंट्रेंस के जस्ट सामने कार रोकी। इत्ती के अंदर जाने के बाद उसने कुछ मैसेज टाइप कर किसी को भेज दिया। इत्ती क्लास के जाने के बजाय फिर से उसी गार्डन में गई और इधर उधर देखने लगी। मुझे ढूंढ रही हो? पीछे से किसी की आवाज सुनकर वो डर कर कुछ कदम पीछे हो गई। उसने गुस्से से अपने सामने खड़े अनंत को देखा, जिसके फेस पर काफी सारे चोट के निशान थे। क्या देख रही हो? इसकी जिम्मेदार तुम हो। मैं, इत्ती उसकी बात सुनकर हैरानी हो गई। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अनंत ने अपनी हाथ में लगी चोट को देखते हुए उसके सवाल को इग्नोर कर पूछा। इत्ती की नजर उसकी चोट पर गई। उसे एकदम से आहार्य की हाथ में लगी चोट का ख्याल आया। उसने अपना सिर झटका। उसे लगा आजकल वो हर वक्त सिर्फ आहार्य के बारे में सोचती रहती थी, इतना कि अब अनंत की चोट भी उसे आहार्य की याद दिला रही थी। क्या तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए ढूंढ रही थी? अनंत ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। देखो, मैंने जो भी कल तुम्हें बताया तुम उसके बारे में किसी को मत बताना। इत्ती की बात सुनकर वो इत्ती के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, किस बारे में? माँ, मेरी शादी के बारे में। इत्ती उसके देखने से अनकंफर्टेबल हो गई। वो तो तुमने आज खुद ही सबको बता दिखा दिया, अनंत ने उसे और ज्यादा उलझन में डालते हुए कहा। मैंने किसी को नहीं। इत्ती ने इतना ही कहा था कि अनंत ने अपना फोन उसके चेहरे के आगे कर दिया। फोन के कैमरे में इत्ती ने अपने आप को देखा। उसने आज फ्रंट पार्टीशन निकाला था जिसकी वजह से उसकी मांग में लगा सिंदूर साफ नजर आ रहा था। वो परेशानी से अपनी मांग को टच करने लगी। मैं कैसे भूल गई, आई होप किसी ने नोटिस न किया हो, परेशानी से कहते हुए वो अपने बालों को एक तरफ करने लगी। आज आहार्य उसके पास नहीं था, इसलिए उसने जल्दबाजी में मिड पार्टीशन निकाल लिया था, वरना रोज आहार्य उसके बालों को ब्रेड या पोनी स्टाइल में कोम करता था। अनंत उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। उसने अपना फोन बंद किया और अजीब लहजे में बोला, जब तुम अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती तो तुमने उससे शादी ही क्यों की? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, समझे तुम? इत्ती ने खासी सीरियसनेस ने कहा। उसकी बात सुनकर अनंत ने फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे छुपाते हुए वो भी सीरियस होकर बोला, तो तुम इसे छुपा क्यों रही हो?
जब रिश्ता निभाना ही नहीं था तो जोड़ा क्यों? मैं इत्ती को उसकी बात दिल पर लगी। वो मेरा मसला है, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे बस तुमसे इतना कहना था कि इस बारे में किसी को मत बताना। नम आंखों के साथ वो वहां से चली गई। तो मतलब तुमने अभी तक इससे कुछ नहीं पूछा? आई होप तुम इसे हर्ट नहीं करने वाले। अनंत ने जाती हुई इत्ती को देखा। उसकी आंखों में इत्ती के लिए एक अलग ही फीलिंग थी। आहार्य अपनी चेयर पर मूव होते हुए अपने हाथ में पकड़े उस क्रेडिट कार्ड को बिना किसी इमोशन के देख रहा था। उसके सामने खड़ा ऋतिक जो कब से उसे ऐसा करते देख रहा था। आखिर में उसने हिम्मत कर कहा, बॉस आपने डायरेक्ट उसे टारगेट किया। अब ये बात उस तक भी पहुंच गई होगी। तो तुम कहना चाहते हो कि कोई मेरी वाइफ को टारगेट करे और मैं बस देखता रहता? हम आहार्य ने उस कार्ड को टेबल पर फेंकते हुए कहा। उसकी बात सुन ऋतिक चुप हो गया। उसे पता था इसमें कहीं न कहीं इत्ती की गलती थी, लेकिन उसमें ये कहने की हिम्मत नहीं था। आहार्य के सामने इत्ती को गलत कहना, यानी अपनी जिंदगी अजाब करना। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।